हाँ तो नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों, वापस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पिछली वाली वीडियो में हमने बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 का मैथ का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन में कुछ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोग का, उसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 1 से लेकर तक के 15 तक प्रश्नों का हल हमने कर लिया था। आज की इस वाली वीडियो में हम अन्य बचे हुए प्रश्नों का हल करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए आप लोग का यहाँ से शुरू होता है खंड व लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हम लोग यहाँ पे 15 प्रश्नों का हल कर लिए थे कल। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। आज की इस वाले वीडियो में हम इसके अन्य 15 प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए आपका जब पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न तथा इस क्वेश्चन का 16वां प्रश्न है कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करें a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो आपका जो 16वां प्रश्न है, इसमें प्रश्न में दिया गया है कि tan a बराबर है cot b, तो इसमें हम लोग को सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर है आपका 90 डिग्री। तो देखिए इस प्रश्न में आप लोग को करना क्या है, पहले दोनों में से किसी एक को हम लोग को बदल लेना है। जैसे tan थीटा बराबर, आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा बराबर। तो यहाँ tan और a को हम लोग मान लेते हैं थीटा, तो यदि tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा की जगह पे ए दिया है तो ए लिख सकते हैं, बराबर में आपका कॉट बी। ठीक, इतना चीज़ हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइड में, चूँकि यह मेंशन करना आप लोग को एग्जाम में ज़रूरी होता है कि आपने इस स्टेप में क्या किया है। तो हमने किया क्या है, यह फार्मूला लगाया है tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। यह आप लोग लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मन है तो आप लिख सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप कॉट से कॉट यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा आप लोग का 90 माइनस ए बराबर बी। ठीक, अब ये जो ए माइनस में है इस साइड, इसको हम लोग उस साइड भेज देते हैं, तो 90 बराबर बी प्लस में हो जाएगा ए। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ढंग से लिख देंगे, तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। और यही चीज़ आप लोग को सिद्ध करना था, जो इसकी सिद्ध हो गया, तो आप लोग लिख देंगे हेंस प्रूव। क्वेश्चन में आपको यही सिद्ध करना था और आपका सिद्ध हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 की सेक 4a बराबर कॉसेक न a माइनस 20 डिग्री। यहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। यह भी सेम इसी 16 नंबर प्रश्न पर बैठेगा। इसमें भी आप लोग को सेक को कॉसेक के पद में बदलना है। तो चलिए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आप लोग को यही चीज़ दिया है और ए का मान आप लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे कि सेम टू सेम हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में किए थे कि tan को हम लोग कॉट के पद में व्यक्त किए थे, उसी तरह से इसमें भी आप लोग को करना है। सेक को हम लोग यहाँ पे कॉसेक के पद में व्यक्त कर लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर आपको होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा का मान यहाँ पे 4 है, आप लोग का है तो 4a लिख देंगे, बराबर सेम टू सेम इसको उतार देंगे हम लोग कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, तो हम लोग लिख सकते हैं चूँकि सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक, ये हमने जो काम किया है उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जो ये कॉसेक है, ये कॉसेक से कट जाएगा। अब जो चीज़ हमारा बचा है वो उतारेंगे, तो 90 माइनस 4a, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस बी, a माइनस 20 डिग्री। अब जो अचर मान है, जैसे 90 और 20 को एक जगह रख लेंगे हम लोग, और a को एक जगह रख लेंगे, तो माइनस 4a, और ये जो प्लस में a है इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस a, बराबर माइनस 20 का माइनस 20 छोड़ देंगे, और ये जो 90 इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में 90 आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 1 छुपा हुआ आप लोग का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 5a, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए माइनस रखा गया है। उसी तरह से इधर हम लोग माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस 110। अब 5a माइनस से माइनस तो कट गया, और 5 के टेबल में 110 22 बार में आएगा, तो a का मान आपका 22 डिग्री आ गया। और इस तरह से इस प्रश्न का भी हल निकल गया। आप लोग लिख सकते हैं अतः a का मान 22 डिग्री है। ठीक, इतना लिख के आप लोग आंसर कर देंगे। तो इस तरह से आपका 17 नंबर प्रश्न का हल हो गया। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर।
अगला बार आपका 18वां नंबर प्रश्न है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध करें AB² बराबर 2AC²। यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें केवल आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है, इस प्रश्न का हल निकल के आ जाएगा। चलिए फटाफट से इस प्रश्न के हल को देखते हैं। आपका अगला 19वां नंबर सवाल है कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी के दीवार के साथ 60 डिग्री के कोण बनाती है। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी स्पर्श करती है। तो यह एक त्रिकोणमिति का सवाल है आपका चैप्टर 9 का। चलिए इस प्रश्न का हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फिगर बनाया है। कह रहा है फिगर में कि 20 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, तो AC को हमने सीढ़ी मानते हुए 20 मीटर लंबा बताया है, और जो कि दीवार के साथ 60 डिग्री के कोण पे झुकी रही है। तो AB को दीवार मानते हुए हम लोग 60 डिग्री के कोण पे इसे झुका दिए हैं। अब आपको दीवार की ऊंचाई को ज्ञात करना है, तो इस जो भी चीज़ हमने किया है वो सब लिख दिया है। अब आपको देखिएगा तो ये जो त्रिभुज है ABC में हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो देखिए इसमें आप देखिएगा तो यह तो कोण है, ठीक। आपको मालूम होना चाहिए कि कोण का जो सामने वाला भुजा होता है वह लंब होता है, यानी BC लंब होगा, और यह जो AB होगा यह आधार होगा। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, आधार ज्ञात करना है, और कर्ण दिया है। तो आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है। कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस, और थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री बराबर में आप लोग को आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार का मान है AB बटा कर्ण का मान है आपका AC, ठीक। अब कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है आपका 1/2 बराबर AB का मान नहीं पता है, AB को छोड़ देंगे उसी तरह से, और AC का मान आप लोग का 20 दिया गया है, ठीक। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अर्थात तीसरा गुणा करेंगे हम लोग। तो AB का गुना करेंगे 2 से तो आपका 2AB आएगा, और बराबर 20 का गुना 1 से करेंगे तब का 20 आएगा। 2 के टेबल से 20 जाएगा 10 बार में, तो AB का मान आपका आ गया 10 मीटर। अब इसी तरह से हम लिख देंगे अतः दीवार 10 मीटर लंबी है, ठीक। ये आपका आ जाएगा आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 19 का हल कर लेंगे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, चैप्टर 6 का क्वेश्चन है त्रिभुज का, कि समान आधार BC पर और BC के एक ही और दो समकोण त्रिभुज ABC और DBC खींचे गए हैं। यदि AC और DB बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हों तो सिद्ध करें कि AP इंटू PC इक्वल टू AP BP इंटू PD। बहुत लोग को यह क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा। पहले इस क्वेश्चन का हम लोग फिगर खींचते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो देखिए आपको इक्वेशन के अकॉर्डिंग फिगर बनाना है। तो इसमें सबसे पहला करा है कि समान आधार BC, तो हमें एक आधार बनाना है त्रिभुज का जिसका नाम है BC। तो हमें BC नीचे बना लेते हैं, यह हो गया आपका BC, ठीक। समान आधार कह रहा है BC। उसके बाद कह रहा है कि BC पर BC के एक ही और दो समकोण त्रिभुज ABC और DBC खींचे गए हैं। मतलब इसी आधार पर दो ठे त्रिभुज खींचे गए हैं, एक ABC और एक DBC। तो ABC को बनाने के लिए इस तरह से ऐसे करके, और एक साइड से इसको बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं, और एक और तो ABC हो गया, और दूसरी ओर आपको कह रहा है DBC बनाने के लिए। तो यहाँ से हम लोग बना लेते हैं DBC, ये इसका नाम देते हैं DBC और ABC, दो त्रिभुज बन गया एक ही आधार पर। उसके बाद कह रहा है कि AC और DB बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी AC और DB जो है यह बिंदु यहाँ पर P पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक। और आप लोग को आगे क्या रहा है, करती हों तो सिद्ध करें कि AP इंटू PC बराबर BP इंटू PD, यानी AP इंटू PC और DP इंटू PB, ठीक। इसे आपको सिद्ध करना है। तब देखिए आप इस त्रिभुज में देखिएगा तो यहाँ पे यह जो कोण है और यह जो कोण है ये आपस में बराबर होंगे। और ये क्यों बराबर होंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि शीर्षाभिमुख कोण किसी भी जो दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे कि मान लीजिए यह दो रेखाएं हैं और ये आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इनकी इस दोनों की जो कोण है ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक। और एक और चीज़ आप लोग को मालूम होना चाहिए कि यह जो कोण है वह इस कोण के बराबर होगा। अब यह क्यों होगा, एकांतर अंतःकोण से। यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि जब दो रेखा इस तरह से होती हैं तो यह वाला जो कोण होता है यह इस कोण के बराबर होता है, एकांतर अंतःकोण जिसे हम लोग कहते हैं। और उसी आधार पर यह भी इस कोण के बराबर होगा, यानी जब किसी त्रिभुज की तीनों कोण आपस में बराबर होंगे तो वह दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग को यहाँ पे लिख देना है।
तो देखिए हमने वही चीज़ लिख दिया है कि त्रिभुज ABP और DCP में कोण A बराबर है कोण C के, यानी ये जो कोण है यह इस कोण के बराबर है, और कोण P बराबर है कोण P के, अर्थात इस साइड का P और इस साइड का P आपस में बराबर है। वह क्यों बराबर है? तो एकांतर अंतःकोण से और शीर्ष अभिमुख कोण से। तो कौन कौन समरूपता से यह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो अब इन दोनों त्रिभुज में हमको भुजाओं को समान अनुपात में ले लेते हैं। अब हम किस आधार पर लेंगे? तो जिस आधार पर हमें प्रश्न में सिद्ध करना है। अब देख लेंगे हम लोग प्रश्न में। तो प्रश्न में आप लोग को सिद्ध करना है AP इंटू PC और बराबर BP इंटू PD। तो देखिए हमको जो भी त्रिभुज में जो भी चीज़ मिलेगा उसको ले लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे कि PB क्वेश्चन में दिया जा रहा है और इस त्रिभुज में PB है, और क्वेश्चन में भी आप लोग को PB सिद्ध करना है। आप देखिएगा तो PB यहाँ अर्थात BP यहाँ पे दिया गया है, तो हम लोग पहले लेंगे BP अपॉन, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तो PC के बारे में। यहाँ पे PC इस त्रिभुज में दिया गया है और यहाँ पे आपको सिद्ध भी करना है, PC लाना भी है, तो हम लोग PC यहाँ पे ले लेंगे। ठीक, जो क्वेश्चन में आप लोग को दिया गया है जो लाना है उसी के आधार पर यहाँ पे आप लोग को सब चीज़ को सिलेक्ट करना होगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में और क्या दिया गया हम देखेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया और AP और BP के बारे में, AP और BP के बारे में। तो हम लोग ऊपर लिख देंगे AP और DP के बारे में। ठीक, अब इसका तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हमारा आएगा PC इंटू AP बराबर BP इंटू DP। अब इतना में आपका आंसर आ गया, लेकिन आंसर में थोड़ा सा इसका उल्टा फुल्टा की दिया गया है, तो हम इसको अकॉर्डिंग कर लेंगे, आंसर के अनुसार सजा लेंगे। आंसर में पहले AP दिया है, बाद में PC दिया है, तो हमको इसमें पहले AP लिख लेते हैं, AP इंटू बाद में PC लिख देते हैं, और बराबर यहाँ पे देखेंगे तो आंसर में BP का BP दिया है और PD लिखा गया है, तो हम लोग BP का BP छोड़ के और DP को PD लिख देते हैं। ठीक, जो आंसर में दिया गया है उसको हम लोग सजा सकते हैं, और यही आपका सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हो चुका है। तो हम लोग लिखेंगे हेंस प्रूव। ठीक, इस तरह से आपका 20वां प्रश्न का हल निकल गया। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला 21वां नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में BC पर लंब AD डाला गया है, तो सिद्ध करें AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, इसमें भी आपको केवल पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। चलिए फटाफट से इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बना लिया है। फिगर क्वेश्चन में कहा था आपका कि त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें AD को BC पर लंब डाल दिए। वही चीज़ हमने कर लिया और लिख लिया है, दिया गया है त्रिभुज ABC में AD लंब है आपका BC पर। हमें सिद्ध क्या करना है? क्वेश्चन में दिया गया है सिद्ध करना हमें AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर के, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए इसको सिद्ध करने से पहले हम लोग को देख लेना है कि क्या हमको यहाँ पर लगाना है। तो देखिएगा आप AB स्क्वायर और माइनस BD स्क्वायर, ठीक, बराबर में सिद्ध करना है आपका AC स्क्वायर माइनस में CD स्क्वायर। तो जब आप देखिएगा तो इसमें ये जो AD है यह दोनों में कॉमन रह रहा है और इस क्वेश्चन में भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो स्क्वायर भी आ जाएगा सबका और AD भी नहीं रहेगा। अब ये कैसे होगा? तो हम लोग चलिए पहले त्रिभुज ABD में लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस से प्रमेय से आप लोग लिख सकते हैं, पाइथागोरस से भी लिख सकते हैं, दोनों वही चीज़ है। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? तो यह जो कोण समकोण है इसके सामने वाले भुजा का वर्ग अर्थात AB का वर्ग बराबर होगा आपका AD के वर्ग माइनस BD के वर्ग के, प्लस में आएगा BD के वर्ग के। ठीक, अब देखिए आप लोग क्वेश्चन के अनुसार इसको सजा लीजिए। तो क्वेश्चन में आप लोग का AD का कोई काम नहीं दिया गया है और AB और BD को साथ में रखा गया है, तो हम AB और BD को साथ में रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा AB स्क्वायर और यह जो BD प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस BD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। ठीक, अब इतना ही पे इसको छोड़ के हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लोग लेते हैं इसके अन्य त्रिभुज में, यानी त्रिभुज ADC में लेते हैं हम लोग। अब पुनः लिखेंगे हम लोग पुनः त्रिभुज ADC में, इसमें भी आपका पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे। और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से होगा क्या? तो इसके समकोण यहाँ पे है समकोण, इसके सामने की भुजा है AC स्क्वायर,
तो AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और माइनस में DC स्क्वायर। अब प्लस में यहाँ पर रहेगा। तो अब क्वेश्चन के अनुसार इसको भी हम लोग सजा लेंगे। तो क्वेश्चन में AC दिया गया है और माइनस में CD दिया गया है, तो AC को हम लोग AC छोड़ देंगे और ये जो DC या CD बात तो वही है, तो हम लोग इधर ला देंगे माइनस में CD का स्क्वायर बराबर AD को इसी तरह से छोड़ देंगे। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब देखिएगा समीकरण 1 में भी AD स्क्वायर RHS में है और समीकरण 2 में भी RHS में AD स्क्वायर है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जब दो समीकरणों का RHS बराबर होता है तो उनका LHS भी बराबर होता है। मतलब कि उनका एक भाग देखिएगा तो इसका एक भाग AD स्क्वायर और इसका एक भाग AD स्क्वायर दोनों एक ही चीज़ है, तब इसका यह दोनों भी बराबर होंगे। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, ये समीकरण 1 एवं 2 से होगा क्या, तो इनका RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, अर्थात AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर के। और यही क्वेश्चन में आपको सिद्ध भी करना था, जो कि हमने सिद्ध कर दिया। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे और ब्रैकेट में बंद करने के बाद लिख देंगे प्रूफ लिख देंगे और यह आपका इस तरह से प्रश्न सिद्ध हो जाता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 22वां नंबर की 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। इस कथन का एक समीकरण लिखें। मतलब सिद्ध नहीं करना है, केवल समीकरण लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए इसका हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आप लोग को कहा रहता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए पहले तो हम पहला पूर्णांक को मान लेंगे। तो माना पहला पूर्णांक बराबर x। ठीक, पहला पूर्णांक को हम लोग x मान लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में यहाँ पे पहला है, क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रमागत मतलब कि 1 हो गया तो 1 की क्रमागत संख्या होगा 2 का क्रमागत संख्या 3, मतलब उससे एक ज़्यादा। तो एक थी पहला पूर्णांक x हो गया, तो जब तब दूसरा पूर्णांक आपका हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक बराबर हो जाएगा आपका x + 1, क्योंकि क्रमागत का मतलब यही होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो अब इसमें हम लोग लिखेंगे प्रश्न में कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल यानी x × x + 1 बराबर है 306। तो x का गुना इससे भी होगा और x का गुना इससे भी होगा। तो x का गुना x से होगा तो आएगा x स्क्वायर प्लस x का गुना 1 से होगा तो आपका आएगा x बराबर हो जाएगा 306। ठीक, अब x स्क्वायर प्लस x और ये जो 306 यहाँ पे है 306, इसको इससे ला देंगे तो माइनस में आ जाएगा आपका 306 बराबर में 0। और यही आपका समीकरण एक था ज्ञात करना था, तो समीकरण आप लोग का आ गया और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से 22वां नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न में भी वही करना है, आपको समीकरण लिखना है। क्वेश्चन है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। इस कथन का समीकरण लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न का हम लोग समीकरण लिखते हैं। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में पहले आपको किसी एक को x मानना रहता है। तो हम लोग रोहन की आयु को x मान लेते हैं। रोहन की आयु बराबर x। तो यदि रोहन का आयु x है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। यहाँ दिया गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की माँ की आयु हो जाएगी 26 + x। ठीक, अब आपको लिखना है प्रश्न से। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद गुणनफल उनकी आयु के 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। मतलब उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात करा है यानी कि आपको 3 ऐड करना होगा। अभी वर्तमान आयु x है, उसका कह रहा है कि वर्तमान आयु से 3 वर्ष पश्चात यानी कि x + 3 और इनका भी थी 26 + x में आपको 3 ऐड करना होगा, क्योंकि कह रहा है 3 वर्ष पश्चात और इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा। यहाँ पे नहीं समझ में आया तो हम लोग फिर से एक बार आपको समझाते हैं। देखिए कह रही हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि रोहन की वर्तमान आयु x है, उनकी माँ की आयु 26 वर्ष ज़्यादा है, यानी 26 + x है। ठीक,
कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि रोहन का वर्तमान आयु x है, यानी 3 वर्ष पश्चात x + 3 हो जाएगा, और उनकी माँ की वर्तमान आयु 26 + x है, तो 3 वर्ष पश्चात 26 + x + 3 हो जाएगा। कह रहा है 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल, यानी इनका आयु और इनका आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग को समीकरण को हल करना है। तो पहले तो x + 3 को उसी तरह से हम लोग छोड़ देते हैं, और ये जो 26 है या 3 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 29 + x बराबर में आ जाएगा आपका 360। ओके, अब इसमें हम लोग को गुना करना है। ब्रैकेट का x का गुना पहले 29 से करेंगे, फिर x का गुना x से होगा, फिर 3 का गुना 29 से और 3 का गुना x से। तो x का गुना आप 29 से करिएगा तो आपका आएगा 29x प्लस x का गुना जब आप x से करिएगा तो आपका आएगा x स्क्वायर प्लस फिर आपका 3 का गुना 29 से करिएगा तो आपका आएगा 87 प्लस 3 का गुना आप x से करिएगा तो आपका आएगा 3x बराबर 360। ठीक, अब यहाँ पे अचर मान को एक साइड रखना होगा, आपको चर मान को एक साइड रखना होगा। तो इसमें करना क्या होगा आपको, तो x स्क्वायर को तो पहले हम लोग आगे रख लेते हैं, x स्क्वायर। ठीक, अब 29x को एक जगह रख लेते हैं, 29x प्लस में 3x को एक जगह रख लेते हैं, 3x, और बराबर में ये जो 360 है इसके साथ इसको 87 को हम लोग भेज देते हैं, -87, मतलब कि x स्क्वायर को एक जगह, x को एक जगह और अचर मान को एक जगह हमने रख दिया। अब x स्क्वायर का x स्क्वायर उसी तरह से उतर जाएगा, प्लस 29 + 3 हो जाएगा आपका 32x, और बराबर 360 में से 87 घटाइएगा तो आपका आएगा 273। ठीक, अब ये क्वेश्चन यहीं पे रुक जाता है यदि आपको बहुपद कहता है, लेकिन कह रहा है समीकरण, तो समीकरण में बराबर में 0 होना चाहिए। तो आपको ये जो x स्क्वायर है प्लस 32x और ये जो 273 है इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा 273 बराबर 0, और आपको समीकरण में लिखना था तो आपका समीकरण लिखा गया। तो इस तरह से इस प्रश्न का आपका हल हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, यदि दिया गया है कि त्रिभुज PQR की भुजा PQ और QR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। यदि PE बराबर 4, QE बराबर 0.5 सेंटीमीटर है, PF बराबर 8 सेंटीमीटर तथा RF बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो सिद्ध करें कि EF समांतर होगा QR के। तो चलिए इस प्रश्न के लिए फिगर बनाते हैं और इसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फिगर बना लिया। क्वेश्चन में कहा जाता है त्रिभुज PQR है जिसमें PQ पर E स्थित है और PR पर F स्थित है। PE बराबर 4 सेंटीमीटर और EQ बराबर 4.5 सेंटीमीटर, और इधर PF बराबर 8 सेंटीमीटर और FR बराबर 9 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सिद्ध करना है कि EF समांतर है QR के। अब ये कैसे सिद्ध होगा, यदि यह भुजाएं समान अनुपात में आ गई तो यह समरूप होगा। क्यों होगा, यह एक दूसरे के समांतर होगा क्योंकि थेल्स प्रमेय कहता है। करना क्या हमको, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे त्रिभुज PQR में, बड़े वाले त्रिभुज में आपका PE बट्टे EQ बराबर PF बट्टे FR। यदि इस रूप में आ गया तब जाके यह दोनों जो भुजा हैं यह समांतर होंगी। तो हम लोग लिखेंगे सबका मान, PE का मान दिया है 4, EQ का मान दिया है 4.5 बराबर PF का मान दिया है आपका 8 और बट्टे में FR का मान दिया है 9। ठीक, अब कर लेंगे कि हम लोग क्या इसमें, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी तिरछा तिरछा गुना करेंगे। तो 9 4 जा 36 हो जाएगा, 36 बराबर में 8 से गुना करेंगे 4.5 को, तो यह भी आपका 36 आएगा। जब RHS बराबर LHS आएगा अर्थात यह दोनों समांतर में हो, तब हम लोग लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम क्या कहता है कि यदि कोई त्रिभुज की भुजा, या थेल्स प्रमेय से भी हम लोग लिख सकते हैं थेल्स से, कि यदि त्रिभुज की भुजा समान अनुपात में है तो उनकी जो रेखाएं होंगी बीच में गुजरी हुई वह समांतर होंगी। हो जाएगा आपका EF समांतर QR के। इसी तरह से इस प्रश्न का सॉल्यूशन होगा और यह आपका सिद्ध हो गया। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला और 25वां प्रश्न है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। देखिए भाग ऐसा चीज़ है कि बहुत लोग को इससे डर लगता है प्लस माइनस में, लेकिन बिहार बोर्ड आज तक जितना भी भाग पूछा उसमें सबसे सिंपल भाग यही था। बहुत सिंपल भाग है। चलिए एक स्टेप में इसका आंसर निकल के आ जा रहा है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं।
आपको यही क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस 2 को 2x² प्लस 3x प्लस 1 से भाग देना है। तो देखिए इस भाग का आपका रूल आपको मालूम होना चाहिए कि यह जो पहला अंक है और इसका पहला अंक को देखना चाहिए कि कितना के टेबल में कटेगा। तो देखिए यहाँ पे x है और यहाँ 2x² है, तो हम लोग किससे गुना करेंगे x को कि 2x² आएगा। तो यदि हम x से 2x को गुना करेंगे यानी 2x इंटू एक्स करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आएगा x इंटू एक्स हो जाएगा x² अर्थात 2x² हमारा आ जाएगा और हमको 2x² ही आना है। तो यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे 2x से, ठीक। 2x से x को गुना करिएगा तो आएगा 2x² और प्लस में 2x को गुना करिएगा 2 से तो आपका 2 2 4x आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि नीचे का जो चिन्ह होता है वह बदल जाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है अर्थात ये प्लस में है तो यह माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में है तो यह भी माइनस में हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यह कट जाएगा और यहाँ भी प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 3 जाएगा तो आएगा 1। अब चूंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है तो यह माइनस रहेगा -x प्लस 1। अब x रहता है यहाँ पे, एक रह भी सकता है, एक छुपा हुआ भी रह सकता है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो अब 1x प्लस 1 यहाँ पे कटेगा नहीं किसी से, क्योंकि इसके बाद तो और कोई संख्या है नहीं, केवल 1 है। और यह देखिएगा तो यहाँ पे 2 रह रहा है और 2 बड़ा है 1 से, इसलिए अब इसके बाद कुछ नहीं होगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे भागफल बराबर और शेषफल बराबर। तो आपका भागफल बराबर क्या आया, तो 2x हमारा भागफल था तो 2x लिख देंगे और शेषफल आया आपका -x प्लस 1 और यही आपका हो जाएगा आंसर। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, काफ़ी सिंपल था। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है 26वां, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से 255 और 867 का मसा ज्ञात करें। तो चलिए इसका मसा ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों को 255 और 867 दिया है, 867 और 255। तो देखिए आप लोग को मालूम होना चाहिए कि एचसीएफ निकालने के लिए जो बड़ा होता है उससे छोटे वाले को भाग देना रहता है। तो यहाँ पे यह 867 बड़ा है 255 के, बड़ा है, तो इसीलिए आप लोग लिखेंगे, इसलिए ए बराबर आपका हो जाएगा 867 और बी बराबर आपका आ जाएगा 255। अब चूँकि आप लोग को कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन से फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस आर। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ऐसे तो ये निकालेंगे तो ये हल नहीं है, इसलिए इसको रफ में पहले आप लोग को मसा नॉर्मल जो हम शुरुआत से बचपन से करते आ रहे हैं उस तरह से निकालना रहता है। तो 255 से हम लोग भागा देंगे 867 को, तो यह जाएगा 25 50 75, 3 बार में जाएगा। तो 3 बार में जाएगा तो 5 3 15 क्या हासिल है, 5 से 15 1 16 क्या हासिल है, 3 3 6 1 7, 765 आएगा। 7 में से 5 गया 2 आएगा, 6 से में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया आपका 1 आएगा। अब 102 जो होता है इसको इससे भागा देना रहता है, यानी 102 को भागा देंगे हम लोग 255 से, तो यह 102 दो के बार से जाएगा, 2 दूनी 4 0 2 204। अब 5 में से 4 गया बचा 1, 5 का 5 और 0 2 में से 2 गया तो आ गया 0। अब 51 के टेबल से 102 को भाग लगाएंगे, तो 51 के टेबल से 102 2 बार में आता है 102 और ये कट जाएगा। अब यहाँ पे अंतिम भाजक हमारा 51 है, तो 51 ही आंसर हो जाता है। अब इस तरह से तो आप एग्ज़ाम में बनाइएगा नहीं, क्योंकि हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कर रहा है। तो अब करना क्या है हमारे को, तो ए का मान पहले 867 हम लोग को मालूम है, तो 867 बराबर बी का मान 255 है, ठीक, इतना लिख लिया हम लोग। अब पहली स्टेप में हमने किससे भागा लगाया था, तो 3 के टेबल से भागा लगाया था। यहाँ आप देखिएगा तो पहला स्टेप में हमने 3 से भागा लगाया था, तो 3 प्लस पहला स्टेप में हमारे को शेषफल बचा था 102, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 102। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए कि यह जो चीज़ होता है, यहाँ पे जो भी चीज़ होता है वह यहाँ आ जाएगा, यानी 255 यहाँ आ जाएगा, बराबर में यहाँ पे जो चीज़ होता है वह यहाँ आ जाएगा, यानी 102 यहाँ आ जाएगा। अब दूसरे स्टेप में देखेंगे तो दूसरे स्टेप में हमने 2 से भागा लगाया था, तो 2 प्लस हमें शेषफल प्राप्त क्या हुआ था, तो शेषफल प्राप्त हुआ था 51 शेषफल प्राप्त हुआ था। अब फिर से हमें वही चीज़ करना है, यह वाला चीज़ यहाँ ला देना है, तो 102 को हम लोग ला देंगे यहाँ और यह वाला चीज़ को यहाँ ला देना है 51। अब फिर तीसरा स्टेप में हमने 2 से भाग लगाया था, 2 प्लस शेषफल हमें प्राप्त हुआ था 0, ठीक। अब इसके बाद तो आगे जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो है ही नहीं। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे चूँकि अंतिम भाजक
51 है, इसीलिए HCF कितना, तो 867, 255 बराबर हो जाएगा आपका 51, और यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इतना ही में हमने आंसर लिख देंगे, और इसी तरह से आपको एग्जाम में भी सॉल्यूशन करना है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका 27वां नंबर प्रश्न है, द्विघात समीकरण √x² + 7x + 5√2 का विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करें। इसमें यानी आपको d का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, कोई हमको आपको एग्जाम में इस तरह से लिखना रहता है, समीकरण में जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण में a का मान क्या दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे a का मान जो पहला x² का जो गुणांक होता है उसको कहते हैं, अर्थात √2 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे a का मान है हमारा √2। फिर b का मान देखेंगे तो b का मान x का गुणांक होता है जो कि 7 है, तो हम लोग लिख देंगे 7। और आपका c का मान जो अचर मान होता है यानी 5√2। अब क्वेश्चन में आप लोगों को कर रहा है विवेचक का मान ज्ञात करना है। विवेचक का था d बराबर आपका फार्मूला होता है b² - 4ac। ठीक, अब आपको मान डायरेक्ट लग देना है, तो b² यानी 7 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान √2 इंटू c का मान आपका 5√2। ठीक, 7 का वर्ग हो जाएगा, अब 7 7 49, -4 का 4 छोड़ देंगे, इंटू में √2 से √2 गुना करेंगे तो एक ठे 2 आपका निकल के बाहर आ जाएगा, गुने 5 का 5। ठीक, फिर 49 का 49 हम लोग छोड़ देंगे, -4 दूनी 8, 8 5 40। ठीक, और 49 में से 40 जाएगा तो आपका आएगा 9। अब आप देखिएगा यहाँ पे तो d जो है d का मान आपका आ गया 9। ठीक, अब d जो है आपका 0 से जो है यह बड़ा है, d बड़ा है 0 से आप लोग का, क्योंकि 9 तो 0 से बड़ा है। तो उस स्थिति में आप लोग को मालूम होना चाहिए कि यदि d 0 से बड़ा होता है तो इसीलिए हम लोग लिख देंगे, चूँकि d 0 है, d बड़ा है 0 से, इसलिए मूल वास्तविक व असमान है। क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि यदि d बराबर होता है 0 के तब मूल वास्तविक एवं समान होता है, लेकिन d बड़ा होता है तो मूल वास्तविक एवं असमान होता है। तो हमारा 2 ठे आंसर पूछा, तो पहले तो d का मान ज्ञात करना था, तो d का मान 9 आ गया, तो इसको भी हम लोग आंसर लिखेंगे। और फिर उसके बाद मूलों की प्रकृति पूछ रहा था, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं असमान है, तो यहाँ भी हम लोग आंसर लिखेंगे क्योंकि 2 ठे आंसर हम लोग से पूछा था। तो इस तरह से इस प्रश्न का हल हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे हम बढ़ते हैं। अगला 28वां नंबर प्रश्न है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 2, -2 और -7, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंतर विभाजित करता है। तो इसमें आप लोगों को डायरेक्ट विभाजन सूत्र लगा देना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए इस प्रश्न का हल करते हैं। तो देखिए, हर क्वेश्चन की तरह आपको भी पहले जो दिया गया है उसको लिखना होगा। तो यहाँ पे m1 और m2 का मान क्या दिया गया है, तो m1 और m2 आपको मालूम होना चाहिए, जो यह रेशियो का मान दिया जाता है, अनुपात का मान दिया जाता है, उसी को कहते हैं, पहला जो होता है उसे m1 कहते हैं और दूसरा को m2 कहते हैं। तो m1 का मान 1 दिया गया है, तो हम लोग लिख देंगे 1, और दूसरा आपका m2 का मान दिया गया है 3, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो फिर है x1 और x2 का मान। तो x1 और x2 का मान किसे कहते हैं, यह जो पहला x का मान होता है इसको x1 का मान कहते हैं, अर्थात x1 का मान 2 है, और दूसरा x1 का मान जो होता है आपका x2, यह आपका होता है x2 का मान, यानी -7 हो जाएगा ये। ठीक, उसके बाद y का बात करें तो यह पहला वाला का y हो जाएगा -2, ये हो जाएगा y1, और दूसरा वाला का y 4 है, अर्थात ये हो जाएगा y2। अब आपको यहाँ पर डायरेक्ट विभाजन सूत्र लगाना है क्योंकि आपको बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो विभाजन सूत्र क्या कहता है आपका, विभाजन सूत्र होता है m1 गुने x2 प्लस m2 गुने x1 बट्टे में m1 प्लस m2, फिर कॉमा होता है आप लोग का, फिर m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है आपका विभाजन सूत्र। इसी सूत्र पर आप लोग को लगा देना है। तो अब आगे आपको सभी का मान रख देना है। m1 का मान पहले हम लोग यहाँ से रखना शुरू करेंगे। m1 का मान दिया गया है 1 इंटू, इसी मान को रखने में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे, और कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में केवल मान रखना है। m1 का मान 1 रख दिए और x2 का मान -7 दिया है, तो -7 लिख देंगे। प्लस में आप लोग का m2 का मान 3 है, इंटू x1 का मान 2 है। ठीक, अपॉन m1 का मान है आपका 1 और प्लस में m2 का मान दिया गया है 3।
ये हो जाएगा पहला का काम। अब हम चलते हैं y के काम में। तो m1 का मान 1 है इंटू y2 का मान है 4 प्लस m2 का मान दिया है 3 इंटू y1 का मान दिया है -2 अपॉन में m1 और m2 यानी 1 + 3। ठीक है, अब फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले स्टेप की ओर। तो यहाँ पे गुना करना है पहले, तो -7 को गुना करेंगे 1 से तो आपका आएगा -7 और प्लस में 3 × 2 6 बट्टे में 3 × 4 हो जाएगा, कॉमा 4 का गुना 1 से करेंगे 4 हो जाएगा और प्लस में 3 का गुना -2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा -6 अपॉन में 3 × 4 हो जाएगा। ठीक, अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए हो जाएगा -1/4 और कॉमा प्लस माइनस 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 का चिन्ह यहाँ भी पड़ा है तो यह -2/4, यह -2 कट जाएगा एक बार में 2, तो आपका अगले स्टेप में आंसर निकल के आ जाएगा -1/4 और कॉमा -1/2, यही हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से इस प्रश्न का आपको हल निकाल देना है और इस प्रश्न का हल आपका -1/4 और -1/2 आ जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्ष 1, -2, -3, 4 एंड 5, -6 हैं। तो त्रिभुज का आपको निर्देशांक दिया गया है 3 बिंदुओं का, अब केवल इनका आपको क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। तो पिछले वाले प्रश्न की तरह इस प्रश्न में भी पहले आपको x1, x2, x3 का मान रखना होगा और y1, y2, y3 का मान रखना होगा। तो x1 का मान पहले हम लोग रखेंगे। तो देखिए हम आपको पहले बतला देते हैं, पहला वाला का x x1 होता है, दूसरा वाला का x x2 होता है और तीसरा वाला का x x3 होता है। तो इन तीनों का मान रखेंगे, तो इन तीनों का मान है 1, -3 और 5। तो यहाँ लिखेंगे हम x1 का मान 1, x2 का मान -3 और x3 का मान 5। ठीक, अब उसी तरह से y1, y2, y3 का मान रखना चाहेंगे हम। तो इसमें आपका पहला वाला का y y1 होता है, दूसरा वाला का y y2 होता है और तीसरा वाला का y y3 होता है। इसमें क्या कह दिया गया है, -2, 4 और -6। तो लिखेंगे -2, 4 और -6। ठीक, एक बार मिला लेते हैं हम सभी का निर्देशांक। x1 का मान 1, x2 का मान -3 और x3 का मान 5, फिर y1 का मान -2, y2 का मान 4 और -3। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला लगाना होगा। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। इसका एक फॉर्मूला आपका होता है 23, 31, 12। यह फार्मूला होता है, मतलब ट्रिक होता है ये फार्मूला। तो यह है, इसमें करना क्या रहता है, x1 को x1 लिख देते हैं और यहाँ पे 23 का मतलब होता है आपका y2 - y3, तो y2 - y3 प्लस x2। फिर 31 का मतलब होता है y3 - y1, तो y3 - y1 और प्लस में 12 का मतलब होता है y1 - y2 यानी x3 y1 - y2। यही होता है आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले पर हम लोग सभी का निर्देशांक को बैठा देते हैं। 1/2, x1 का मान 1 दिया गया है, 1 रखेंगे। फिर y2 का मान दिया गया है, y2 का मान है 4, माइनस y3 का मान दिया है -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, प्लस में फिर x2 का मान दिया है -3, फिर ब्रैकेट बंद करते हैं हम लोग। यहाँ पे y3 का मान दिया है -6 और माइनस में y1 का मान दिया है -2 यानी -+2 और प्लस x3 का मान रखना है। x3 का मान दिया गया है 5, y1 का मान -2 और y2 का मान दिया है 4। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग को 1/2 को लिख देते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर का पहले काम कर लेते हैं हम लोग। 6 + 4 हो जाएगा 10 यानी 1 × 10 हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में इसको रखते हैं। फिर प्लस -3 इंटू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का घटाएंगे तो आपका आएगा 4, प्लस 5 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन माइनस का चिन्ह बड़ा रहेगा तो 4 × 2 = 6, ब्रैकेट बंद। अगले चलते हैं अब अगले स्टेप की ओर। अगले स्टेप में आप लोग को गुना ब्रैकेट के बाहर निकल आना है सबको, यानी 10 का गुना 1 से करेंगे तो आपका आएगा 10, प्लस 4 × 3 4 × 3 12 हो जाएगा और माइनस माइनस कट जाएगा। फिर प्लस 6 × 5 30 हो जाएगा लेकिन यहाँ पे रहेगा यह माइनस में। अब इसको सबको जोड़ देते हैं हम लोग, जोड़ने वाला चीज़ और घटाने वाला चीज़ को घटा देते हैं। तो 12 में से 10 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 22 और माइनस में आपका आएगा 30
ठीक, इसको अभी भी ब्रैकेट में रखते हैं हम लोग। फिर बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। अगले स्टेप में 1/2 को 1/2 हम लोग रख देते हैं इंटू 22 में से 30 को -30 को घटाएंगे तो यहाँ पे आपका आएगा -8। अब 2 के टेबल से -8 जाएगा -4 बार में। अब जब आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग मात्रक, 4 वर्ग मात्रक, और यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से इस प्रश्न का आपको हल कर लेना है। बढ़ते हैं हम आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आपका आज का अंतिम और तीसरा प्रश्न है कि किसी घन का विकर्ण 2√3 है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में केवल घन का विकर्ण दिया गया है, तो पहले तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको इसका भुजा ज्ञात करना होगा। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा √3 और इसके बराबर में दिया है 2√3। तो यह जो √3 है यह √3 से कट जाएगा, अर्थात आपका भुजा का मान जो आ गया, यह आ गया 2, भुजा का मान आपका 2। ठीक, अब आप लोग को ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चूंकि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आता होगा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक, तो 6 को 6 छोड़ देंगे, इंटू भुजा आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे बराबर 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 6 चौके 24, जो कि आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप लोग लिख देंगे अतः घन का क्षेत्रफल बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए, इस तरह से हमने आज की इस वाली वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्न को पूरी तरह से आपका समाप्त कर दिया 2 वीडियोज में। अगली वाली वीडियो में हम इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्न को पूरा समाप्त कर देंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं है। यह पहला आपका ग्राफ है जो बनाना है, जो कि आपका x अक्ष पे कट जाएगा। दूसरा है आपको समरूप त्रिभुज को सिद्ध करना, उनकी भुजाओं वाला। तीसरा भी आसान है, और चौथा तो रचना एकदम ही आसान है, क्योंकि इसमें कोई निर्देशांक नहीं दिया है, केवल आपको त्रिभुज बना करके उसको संगत भुजा में कर देना है। फिर उसके बाद त्रिकोणमिति का भी क्वेश्चन इस बार आसान दिया गया था। आगे बढ़ते हैं बटन बहुलक में कुछ करना ही नहीं है। यह प्रश्न तो 2 नंबर वाला प्रश्न है, 36 नंबर, यह काफ़ी सिंपल प्रश्न है। आगे बहुमंजिला इमारत यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का भी प्रश्न सिंपल है, अर्थात हम अगली वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। आशा करते हैं कि आपको आज का यह वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगले वाले वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। और आपको इसका पूरा PDF नहीं है आपके पास तो कमेंट करिएगा, हम आपको PDF को डाल देंगे। PDF पाना होगा तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।